Hello, my dear students. You're welcome to today's chemistry session, and you are also welcome to our YouTube channel. देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अ सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट इज द यूनिट फर्स्ट ऑफ क्लास 12th. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स who are in class 12th and who are preparing for NEET, है ना, यही मेंस, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिए, समझिए और साथ में शॉर्ट नोट बनाइए, आपको बहुत मजा आएगा. क्लियर? तो समझने की कोशिश करेंगे. आज हम डिटेल से टॉपिक को पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट. जैसा कि देखिए, हम सभी लोग छोटी क्लास से बच्चों पढ़ के आए हैं बच्चों, क्या कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और तीनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम सब लोग पढ़ के आए हैं. क्लियर है? लेकिन यहाँ पे हम आज एक नई चीज सीखेंगे, एक एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि शायद अब तक हम लोगों ने नहीं सुना होगा. क्लियर बच्चों? तो आप जरूर बेटा पेन कॉपी लेके बैठिए और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनिए, बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते आपको. क्लियर? तो मैं बात कर रहा हूं कि आज हम यहाँ पे नया क्या सीखने वाले हैं. तो नया हम ये सीखने वाले हैं कि यहाँ पे हम सीखते हैं कि सॉलिड स्टेट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड. यस, अभी तक हमने खाली यही देखा था कि मैटर को हम 3 स्टेट में क्लासिफाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बट अभी तक हमने 9th में, 10th में, 11th में नहीं पढ़ा था कि सॉलिड को भी फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं. तो आज हम यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि यस, सॉलिड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड. किस बेस पे क्लासिफाइड करते हैं, कितने टाइप का है, उसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे ध्यान से. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं बच्चों. और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि आफ्टर एंड ऑफ दिस टॉपिक या इस लेक्चर को पूरा करने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे बच्चों, है ना, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो आप सभी को जो है पीडीएफ के फॉर्म में इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा. आप वहाँ से उनको डाउनलोड करके और उनका सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. देखिएगा सब लोग ध्यान से. मैं बात कर रहा था सॉलिड स्टेट. देखिएगा, सॉलिड स्टेट की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है हम सब लोग जानते हैं कि फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप होता है, रिजिड होते हैं, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है. ये बेसिक प्रॉपर्टीज हम छोटी क्लास से पढ़ के आते हैं. क्लियर? यहाँ पे हम आज एडवांस आगे की बात करेंगे, एडवांस चीज़ें सीखेंगे, है ना, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. क्लियर? तो देखिएगा ध्यान से. तो हम बात कर रहे थे कि सॉलिड स्टेट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड. आप सोचेंगे कैसे, सॉलिड किस बेस पे क्लासिफाई किया गया होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो याद रखेंगे, किसी भी चीज को साइंटिस्ट ने अगर क्लासिफाई किया है उसका कुछ ना कुछ बेस होता है ना, किस बेस पे उसको क्लासिफाई किया गया, तो उसको हम आज देखेंगे यहाँ पे. तो सुनना बड़े ध्यान से बेटा. सॉलिड स्टेट को साइंटिस्ट ने फर्दर क्लासिफाई किया है. यू कैन से दैट कि सॉलिड इज अ फर्दर क्लासिफाइड. आप मेरे साथ साथ ना ऐसे ही आप फ्लो चार्ट बनाइए, तो आपको साथ साथ में ये याद भी हो जाएगा. क्लियर? और समझने में आपको आसानी होगी. राइट? तो हमने क्या बोला, सॉलिड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड. साइंटिस्ट ने सॉलिड को फिर से क्लासिफाई किया है. किसके बेस पे किया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे, इसको सुनेगा ध्यान से, अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट? तो सुनेगा ध्यान से. साइंटिस्ट ने क्या देखा कि हम सब जानते हैं एवरीथिंग इज मेड अप बाय द एटम्स, मॉलिक्यूलर आयंस, है ना. हम बोलते हैं एवरीथिंग इज मेड अप बाय द एटम्स. तो कोई सॉलिड एटम से बने हैं, कोई मॉलिक्यूल से बने हैं बेटा, कोई आयन से बने होते हैं. क्लियर है ना? तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, है ना. कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयन, इसको अभी डिटेल से पढ़ेंगे तो अभी आपको सब चीज समझ में आने वाला है. क्लियर? तो बात कर रहे हैं जो सॉलिड बना है किसी पार्टिकल से, है ना, वो चाहे एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है, आयन से बना है, उस पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है उस पर्टिकुलर सॉलिड के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अरेंजमेंट. अब आप सोचेंगे वो कैसे देखा गया होगा. भाई एटम को तुम देख ही नहीं सकते, नेक्ड आई से पॉसिबल नहीं, एटम को हम देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम बात करें अरेंजमेंट की बात हो रही है. तो सुनना बड़ा ध्यान से. एक टेक्निक होती है बच्चों, एक्सरे डायफ्रैक्शन. क्लियर? क्या बोला? एक्सरे डायफ्रैक्शन एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से इस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया गया है. अभी टेक्निक क्या है, जैसे हम बात करते हैं एक्सरे के बारे में, हम सब लोग फेमिलियर हैं, है ना, सभी लोगों ने सुना है एक्सरे के बारे में. हॉस्पिटल्स में, मेडिकल लाइन में जो एक्सरे किया जाता है, जब किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है या किसी इंटरनल ऑर्गन को डायग्नोज करना होता है, तो डॉक्टर एक्सरे लिखता है कि एक्सरे कराइए. तो बिल्कुल उससे कंपेयर करिए, उससे आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा. इट्स क्लियर? तो जस्ट लाइक दैट एक मशीन होती है एक्सरे डायफ्रैक्शन, उसके अंदर ही एक्सरे डिवाइस लगी होती है जिससे एक्सरे निकलते हैं. तो जिस भी
सॉलिड का या जिस भी कंपाउंड को हमें एनालाइज करना होता है किसी प्रॉपर्टी की, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अरेंजमेंट के बेस की बात कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उस कंपाउंड के सैंपल को लिया, उस मशीन में इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद उस मशीन के अंदर ही एक्सरे डिवाइस लगी है, वहाँ से एक्सरे डाले गए हैं, उसके बाद उसके एक आउटपुट के फॉर्म में, एक पिक्चर के फॉर्म में उसका देखा गया है, जैसे डिस्प्ले होता है ना स्क्रीन पे, तो ऐसे उसके पिक्चर देखी गई, उसके बेस पे साइंटिस्ट ने देखा कि इनमें अलग अलग अरेंजमेंट है, कुछ सॉलिड का अरेंजमेंट रेगुलर है, कुछ का इरेगुलर है। तो आई रिपीट अगेन, सुनेगा बड़े ध्यान से कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड, द सॉलिड इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, तो देखिएगा ध्यान से। पहला है बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा होता है, ध्यान से समझना, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एंड सेकेंड वन इज एमोर्फस। कौन सा है, एमोर्फस सॉलिड। क्लियर है ना, तो ध्यान से देखेंगे समझेंगे। आज आप एक नई चीज सीख रहे हैं कि सॉलिड को भी हम फर्दर क्लासिफाइड साइंटिस्ट ने किया है, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा एमोर्फस। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, किसमें अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो किसमें कैसा अरेंजमेंट है, इसको समझेंगे थोड़ा सा। क्लियर है ना, तो देखिए ध्यान से समझना मेरे शेरों, है ना, आप समझदार बच्चे हैं, अच्छे, तो मजा आएगा पढ़ने में। देखो ध्यान से देखोगे तो सब कुछ ही पढ़ते पढ़ते आधा से ज्यादा तो आपको पूरा लेक्चर पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। क्लियर ना, अगर ध्यान से समझोगे और शॉर्ट नोट बनाते रहोगे साथ में। तो देखिएगा, तो ये क्या देखा गया, साइंटिस्ट ने देखा गया कि जिस सॉलिड के अंदर बेटा पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में है, इसमें रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, एक प्रॉपर मैनर में है, उसको बोला गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिसमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है बेटा वो क्या है, एक तरह से इरेगुलरिटीज है, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है। बिकॉज जैसे एमोर्फस वर्ड ना, ग्रीक लैंग्वेज में आपने देखा, साइंस में मैक्सिमम वर्ड ग्रीक से लैटिन से लिए गए हैं, तो इसको अगर हम स्प्लिट करें, इसका मीनिंग की बात करें, एमोर्फस का मीनिंग बेसिकली होता है नो फॉर्म। क्या होता है, नो फॉर्म, मतलब जिसका कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं है, प्रॉपर कोई पैटर्न नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज एमोर्फस। इट्स क्लियर, आई होप को बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। तो हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड इन विच द अरेंजमेंट ऑफ देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स आर इज अ रेगुलर पैटर्न, व्हाइल इन केस ऑफ एमोर्फस द अरेंजमेंट ऑफ देयर कांस्टेंट पार्टिकल इज इरेगुलर। तो पहला पॉइंट ही यही बनता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोल रहे हैं, इन विच अरेंजमेंट कैसा है, यू कैन से रेगुलर अरेंजमेंट। क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स। और यहां पे बच्चों क्या देखा गया है, इरेगुलर, इरेगुलर, ठीक है ना, अरेंजमेंट। तो पहला पॉइंट आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि जिसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिसके अंदर बेटा क्या है, इरेगुलर अरेंजमेंट है उसके कांस्टेंट पार्टिकल का, दैट इज कॉल्ड एज एमोर्फस। इट्स क्लियर। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम से समझते हैं तो आपको और समझ में आएगा। जैसे देखिए, हम बहुत छोटी क्लास से एक चीज पढ़ के आते हैं कि एटम हो या मॉलिक्यूल्स, आयंस हो, बेसिकली हम एटम्स को, आयंस को एक तरह से हम स्फीयर कंसीडर करते हैं, है ना, आपने थॉमसन का मॉडल पढ़ा होगा, है ना। तो अगर हम बात करें एटम की बात करते हैं, किसी एटम में, तो बेटा उसमें देखा गया कि प्रॉपर अरेंजमेंट है। जैसे सपोज दीज आर एटम, ये इनको हम एटम कंसीडर कर रहे हैं, ये कोई एटम्स हैं। आपको पता है सॉलिड के मॉलिक्यूल आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना, तभी तो हम कहते हैं सॉलिड इज अ हाई डेंस होता है। तो देखेंगे आप यहाँ पे बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट मिल रहा है आपको। देखो, एक पर्टिकुलर एटम्स के अंदर दूसरा एटम बिल्कुल उसी सीक्वेंस में प्रॉपर अरेंज्ड है ना। अगर सपोज हम एक छोटा सा एक क्रिस्टल लेके चल रहे हैं, सॉलिड का एक छोटा सा पीस लेके चल रहे हैं, उसकी हम बात करें, देख रहे हैं यहाँ पे एक बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है बच्चों इसमें, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन एमोर्फस में क्या देखा गया, यहाँ पे कोई प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। मान लो सपोज थोड़ी बहुत अरेंजमेंट है तो फिर से क्या हो गया, इरेगुलर हो गया। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये भी एक सॉलिड है, इसमें भी कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, इसमें भी एटम्स हैं, है ना, मॉलिक्यूल आयन हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स होते हैं, बट अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं कोई प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ से देखो उसको कट करूँ बीच से, इस देखो तो ये देखो कैसे नहीं हो पा रहा, देखो ये देखो एटम कट रहे हैं बीच में, आप देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ देखना ध्यान से, अगर हम ऐसे में सीधा लाइन खींचे तो प्रॉपर एक ऑर्डर मिल रहा है, ऐसे में लाइन खींचेंगे तो प्रॉपर आपको एक प्रॉपर एक पैटर्न मिल रहा है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट एंड इट इज द इरेगुलर अरेंजमेंट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड, जिसके बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। इट्स क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और एमोर्फस क्या होते हैं। किसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया, अरेंजमेंट के बेस पे। किस चीज के अरेंजमेंट, उसके कांस्टेंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम एक कॉमन वर्ड बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, आप सुन रहे सोच रहे होंगे सर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है बच्चों, तो सुनेगा बड़ा ध्यान से। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक हम कॉमन
वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इट मीन्स इट कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन को कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इट्स क्लियर। तो दिस इज द अरेंजमेंट। ये तो बेसिक पॉइंट हो गया जिसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया। अब इसके लिए हम बात करते हैं और क्या क्या डिफरेंस इन दोनों में होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, चाहे आपके बोर्ड का एग्जाम हो या कंपटीशन एग्जाम हो। यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स के, एमसीक्यू के फॉर्म में, असर्शन रीजन के फॉर्म में आपसे पूछेगा। तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आपने समझ लिया होगा तो आसानी हो जाएगी। चलिए, तो ये हमने पहले पॉइंट की बात करी बच्चों। देखो दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे दोनों में और डिफरेंस क्या क्या है ना। ये तो बेसिक डिफरेंस था अरेंजमेंट के बेस पे। दूसरा क्या देखा गया, क्रिस्टलाइन के अंदर जो अरेंजमेंट है बेटा, दैट इज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कैसा है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इट मींस दैट कि सॉलिड कितना भी बड़ा क्यों ना है, कितना भी लेंथी क्यों ना है, कितना भी लंबा क्यों नहीं है, लेकिन आप कहीं भी ऑब्जर्व करो आपको हर जगह प्रॉपर अरेंजमेंट मिलेगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। वाइल इन केस ऑफ अमरफस क्या देखा गया है, इन केस ऑफ अमरफस कि कभी कभी कुछ कहीं पे कुछ ऑर्डर भी है पैटर्न, बट आफ्टर सम टाइम फिर से इरेगुलर हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। डन। ये दूसरा पॉइंट हो गया बच्चों। देखो तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे, इट इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड। देखो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं इनको, ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, व्हाइल एमोर्फस सॉलिड्स आर नोन एज, कैसे सॉलिड बच्चों, स्यूडो। आप सब लोगों ने ये टर्म्स बहुत सुना होगा, स्यूडो सुना है, 9th क्लास में 10th क्लास में अपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। स्यूडोपोडिया एक बड़ा फेमस टर्म था इन टर्म्स ऑफ अमीबा, है ना। अमीबा के जो फॉल्स लेग्स होते हैं ना, टेम्पररी लेग बनते रहते हैं, फिर है ना बिगड़ते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया बोलते हैं उनको। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग्स। ऐसे बेटा वही टर्म्स बिल्कुल यहाँ पे भी है। स्यूडो सॉलिड का मतलब है ट्रू सॉलिड्स नहीं है। इनको एक और चीज यहाँ पे बोलते हैं, सुनना पड़े ध्यान से बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें एक और चीज यूज की जाती है, सुपर कूल्ड लिक्विड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कई बार क्वेश्चन बनता है ना कि विच टाइप सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। क्लियर। तो किसको बोलेंगे, एमोर्फस इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। क्लियर, सुपर कूल्ड लिक्विड। अब इसका मतलब क्यों बोलते हैं ऐसे, सुनना। एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। दिस इज वेरी कॉमन एग्जांपल, इसको आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो कहने का मतलब है सॉलिड्स हैं बट बिहेव लाइक अ लिक्विड। जैसे मान लो किसी लिक्विड को अगर हम क्या करके उसको कंडेंस करके सॉलिडिफाई कर रहे हैं, है ना, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलेंगे, तो इसका मतलब ये लिक्विड सॉलिड है बट सम प्रॉपर्टी शोइंग लाइक लिक्विड। कैसे, अब समझिए ध्यान से। लिक्विड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, सब जानते हैं, फ्लो करता है लिक्विड। लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है। तो समझिए ध्यान से, क्या देखा गया कि जैसे ओल्ड बिल्डिंग, आप लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत पुराना कोई घर बनाया, सरकारी बिल्डिंग बनी है, कोई स्कूल है, तो आप देखना उसमें जो विंडोज लगी होती है, राइट, और उन विंडोज में जो ग्लासेस लगे, जो कांच के ग्लासेस लगे होते हैं, उसमें आप जिसको बोलते हैं विंडोज में खिड़कियों में लगे होते हैं ग्लास, तो आप उसको टच करना, आप खिड़की को खोल के देखना और दोनों हाथ से उस कांच को टच करके पूरा नीचे की तरफ अपने हाथ को खिसकाना है ऐसे। तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो वो ग्लास है ऊपर से तो पतला है, लेकिन जैसे नीचे नीचे आप आएंगे तो थोड़ा सा आपको थिक मिलेगा, मोटा सा मिलेगा। जबकि उस ग्लास को जब लगाया गया होगा तब ऐसा नहीं था, क्योंकि जब उस ग्लास को नया ग्लास मार्केट से लाया गया होगा बेटा, तब उसकी थिकनेस इक्वल थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर सम ईयर्स के बाद वो ग्लास कहीं ना कहीं फ्लो किया है, नीचे की तरफ बह गया है, राइट। इट मीन दैट कि सॉलिड है, ग्लास इज सॉलिड, और उसके बावजूद भी फ्लोइंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। तो याद रखिए, एक पॉइंट आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि अमोर्फस सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। या सुपर कूल्ड लिक्विड किसको बोलते हैं, किस कैटेगरी को बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड को। और दूसरा मैंने बोल दिया ये स्यूडो सॉलिड होता है। इट्स क्लियर। चलिए, तो ये पॉइंट मेरे साथ साथ नोट करते रहिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, आराम से कर लेंगे आप लोग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। देखिएगा यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड का बेटा शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जबकि इन केस ऑफ एमोर्फस क्या देखा गया बेटा, दे मेल्ट ओवर, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो समझना, दे मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इन दोनों का मीनिंग समझना, ठीक है। और देखो मेन है, मेन समझने पे बात है, कॉन्सेप्ट को समझना है, रटने की बात नहीं है, ठीक है ना। अगर एक बार समझ में आ गया तो अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी आराम से आप एग्जाम में उसके आंसर लिख सकते हैं। क्लियर। तो देखिएगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट। जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो सपोज कोई ये मेटल का पीस है, राइट, कुछ भी ये मेटल का कोई पीस है,
और इस मेटल के पीस को अगर हमने इसको क्या किया, ठीक है, हीट किया, मतलब किसी का हम इसको मेल्ट करने की बात कर रहे हैं। सपोज इसका मेल्टिंग पॉइंट है बेटा 150 डिग्री, समझना ध्यान से। सपोज इस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 150 डिग्री। तो आप हीट कर रहे हो, आपने थर्मोमीटर लगाया सपोज चेक करने के लिए, तो आप देखेंगे कि आप 148 डिग्री तक पहुंच गए हैं या 149 डिग्री तक पहुंच गए, लेकिन तभी आप देख रहे हैं भले ये रेड हॉट हो गया है, बिल्कुल रेड हॉट हो गया है, बट है सॉलिड फॉर्म में ही। लेकिन जैसे ही आप 150 पे जाओगे तुरंत ही पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा लिक्विड में, मतलब लिक्विफाइड हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा होल पीस। आई बात समझ में? तो इट मीन्स दैट कि शार्प का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पे जाकर के पूरा सॉलिड जो है पूरा मेल्ट हो गया है। वाइल इन केस ऑफ एमोर्फस क्या देखा गया, देखो मैंने क्या लिखा, दे मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। मीन्स सपोज कोई एक एमोर्फस सॉलिड का कोई पीस है, मान लो कि रबड़ है, प्लास्टिक है, दिस इज बेसिक कॉमन एग्जांपल ऑफ एमोर्फस। बट इसको क्या देखा गया, मान लो सपोज इसको हीट किया, तो हीट में क्या देखा गया कि मान लो सपोज ये 80 डिग्री से ही मेल्ट होना स्टार्ट हो गया और 88 डिग्री तक मेल्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे आप 80 डिग्री पे पहुंचे तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन 80 पे पूरा कंप्लीटली मेल्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे जब 88 पे पहुंचे तब जाके पूरा मेल्ट हुआ। इट्स क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज का मतलब देखो रेंज है, लगभग कितना 8 डिग्री का रेंज है, तब जाके पूरा मेल्ट हो रहा है। लेकिन क्रिस्टलाइन में हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाकर ये पूरा मेल्ट हो जा रहा है। इट मींस शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और इनका क्या होता है रेंज ऑफ ओवर, मतलब टेम्परेचर क्या है, रेंज ऑफ टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होता है। इट्स क्लियर? आई थिंक आपको ये सब बेटा क्लियर हो रहा होगा। डन। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस में क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर इनको हम कट करें किसी शार्प एज से, किसी चाकू से सपोज समझने के लिए हम कट करते हैं किसी शार्प एज से, तो कट करने के बाद आपको यहाँ पे स्मूथ सरफेस मिलेगी, बिल्कुल आपको बिल्कुल शाइनिंग सरफेस मिलेगी, स्मूथ सरफेस मिलती है। वाइल इन केस ऑफ एमोर्फस, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, क्या मिलेगी आपको, स्मूथ सरफेस मिलेगी आफ्टर कट। यहाँ पे कैसे मिलेगी आपको, रफ सरफेस मिलेगी। क्या मिलेगी, रफ सरफेस, ठीक है, ड्यू टू द इरेगुलरिटीज, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है, जबकि वहां पे क्या एक रेगुलर पैटर्न है, इसलिए यहाँ पे आपको स्मूथ सरफेस मिल। जैसे आपने देखोगे ना डायमंड का सब जानते हैं, डायमंड की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, डायमंड किस लिए फेमस है, अपनी शाइनिंग के लिए, चमक के लिए फेमस, इसलिए उसको ज्वेलरी में इसका यूज करते हैं, सब जानते हैं। तो डायमंड को जब बनाया जाता है ना, उसको डिफरेंट एंगल से कट करते हैं, तो कट करने से उसकी शाइनिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वही है कि आपने कट किया तो बहुत अच्छा स्मूथ सरफेस मिली है, उसमें जो है रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा हो गया है, राइट। तो वो सब किसकी प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन की। जबकि एमोर्फस की हम बात करेंगे तो वहां पे कैसे होता है, रफ सरफेस मिलती है। क्लियर है बच्चों? आई थिंक आपको सब कुछ बेटा क्लियर हो रहा होगा, तो मेरे साथ साथ नोट करते रहिए आप लोग। क्लियर ना? चलिए अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको समझना बच्चों ध्यान से, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, उस प्रॉपर्टी को थोड़ा डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपने सबने ये नोट, अगर नहीं नोट किया बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आप शॉर्ट नोट भी इसका बना सकते हैं। क्लियर? आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए देखिएगा ध्यान से। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। क्लियर? तो देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मींस 6 नंबर की प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे समझे। वैसे और भी प्रॉपर्टी, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वन दैट इज बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटो, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, और इन केस ऑफ एमोर्फस आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इट्स क्लियर? अब देखो ध्यान से समझना, मीनिंग को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनता है बेटा, बहुत बार क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू के फॉर्म में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो या जेईई मेंस का एग्जाम हो, है ना, और या फिर बोर्ड का एग्जाम हो, तो क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछता है, डिफरेंट टाइप में क्वेश्चन पूछता है बेटा। अगर हम बोर्ड की बात करें वहां पे कई बार ये वन लाइनर भी इससे बनाता है ना, वन वर्ड बना लेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, तो हमें डिफाइन करने की बात आती है। 1 मार्क्स में अगर आपको एमसीक्यू में पूछेगा तो पूछेगा व्हिच इज द आइसोट्रॉपिक इन नेचर, क्रिस्टलाइन या एमोर्फस या एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो इस पहले इनका मीनिंग को समझना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए। पहले हम वर्ड की बात करते हैं। देखो साइंस में मैथ्स में एक चीज बहुत यहाँ पे यूजफुल होती है कि अगर हम समझने की कोशिश करें, चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो वहाँ पे बहुत सारे वर्ड ऐसे बच्चों जो होते हैं अपना मीनिंग खुद बताते हैं, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा वर्ड की मीनिंग को समझिए तो काफी कुछ क्लियर हो जाता है। कैसे? देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा आइसो,
दिख रहा है सबको? आइसो, यहाँ पे भी आइसो है, लेकिन यहाँ पे आइसो बीच में आ गया, यहाँ पे आइसो बेटा स्टार्ट में है। तो आइसो वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, क्लास 9 से आप सुन के आ रहे होंगे, आइसो बार, आइसोटोन्स, आइसोटोप्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सुना है सब लोगों ने। तो उसका मतलब क्या था, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा बेटा, तो आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। बताइए, सबको पता है ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो? सेम, सिमिलर। और ट्रॉपिक वर्ड है ना बेटा, ट्रॉपिक ट्रोपस से आया है, जिसका मीनिंग होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन, क्लियर है ना? अब यहां पे देखो, यहां पे भी है, लेकिन देखो आइसो से पहले यहां पे एन लग गया बेटा, एन का मतलब नहीं, नॉट सेम, राइट? तो ये हो गया नॉट सेम। आइसो मीन सेम, एन आइसो का मतलब नॉट सेम। फिर से ट्रॉपिक का मतलब, फिर से डायरेक्शन की बात हो गई। आई समझ में? चलिए, तो आई थिंक आपको वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन आइसोट्रॉपिक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रॉपिक? अब यहां पे हम किस टर्म्स में उस चीज को पढ़ रहे, समझो ध्यान से। अब देखो बेटा, हम बात किसकी कर रहे थे कि यहाँ पे जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हम पढ़ी किसके बेस पे रहे हैं? अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, राइट? उसी के बेस पे हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या देखा गया है, ध्यान से सुनना, कि जब साइंटिस्ट ने बेटा इन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया इन डिफरेंट डायरेक्शन से, है ना, कभी हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली, तो क्या देखा, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी सच है, एक बेस्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सपोज हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, आप सब जानते हैं, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, राइट? तो क्या देखा गया इसमें, इन केस ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, डिफरेंट डायरेक्शन हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी, बट नॉट सेम ना। एन आइसोट्रोपिक का देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोर्ड वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन आइसोट्रोपिक, आप लिखेंगे एन आइसोट्रोपिक मीन डिफरेंट डायरेक्शन हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इट इज द मीनिंग ऑफ दिस। While what is the meaning of isotropic? All direction has same properties, or you can say same properties in all direction. अब इसको थोड़ा समझेंगे, ध्यान से देख रहे हैं, डायग्राम से आपको समझाता हूं मैं क्या है इसका मतलब। मैंने अभी आपसे बोला, आपको देखो डिफरेंट कलर समझा रहा हूं। सपोज बेटा कोई हमारे पास सॉलिड है और डिफरेंट टाइप के आयन से बना है, देखो डिफरेंस में दिखा रहा हूं, एक ब्लू दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, एक ब्लू है मान लो सपोज, है ना, ये ब्लू पार्टिकल्स, मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं आपको, देखो ये सब मान लो कोई पार्टिकल्स हैं, राइट? हमारे पास क्या है, सब एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं इसके, क्लियर? देखो ध्यान से, राइट? और दूसरा मैं दिखा रहा हूं ब्लैक से, और सपोज मैं आयनिक सॉलिड की बात करता हूं, सपोज NaCl है, एक Na है, एक Cl है, एक Na, एक Cl है, और आपको देखो पैटर्न प्रॉपर पैटर्न है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रिस्टल का मतलब एक प्रॉपर रेगुलर पैटर्न है। देखो मैं इसलिए ब्लू के नीचे ब्लू और ब्लैक के नीचे ब्लैक बना रहा हूं, देखो आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मीनिंग ही क्या होता है, रेगुलर पैटर्न, है ना, एक प्रॉपर पैटर्न है। सपोज बेटा ये हमारे पास कोई एक छोटा सा सॉलिड का पीस है, ठीक है, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोई पीस की हम बात कर रहे हैं, छोटे से पीस की बात कर रहे हैं, राइट? अब देखो ध्यान से, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, सपोज हम यहां से यहां मूव करते हैं, देखो समझना, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, सपोज मैं यहां से A to B गया, साइंटिस्ट ने यहां से मूव किया, तो क्या देखने को मिला, देखो यहाँ का आपको क्या मिल रहे हैं, सब ब्लू 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 ब्लू, नीचे क्या मिल रहे हैं, ब्लैक 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 ब्लैक। सपोज हम बात कर रहे हैं भाई कि ये कोई सेम टाइप के एलिमेंट हैं, ये दूसरे टाइप के एटम्स हैं या एलिमेंट्स, यू कैन से दैट, तो डिफरेंट टाइप के एटम्स हम देख पा रहे हैं। जब हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव किया तो हमें क्या मिला, एक पर्टिकुलर साइड में एक पर्टिकुलर टाइप के एटम्स या पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं। फिर बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया कि डायगोनली क्रॉस कर दिया ऐसे, देखो अब डायगोनली क्रॉस किया, मान लो यहाँ से हम C to D चले गए, राइट? एक कोई हमारा पॉइंट, तो अब यहाँ देखो क्या चेंज हो रहा है, ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू। देखो जब हम हॉरिजॉन्टली जा रहे थे तो कुछ और पैटर्न मिल रहा था, जैसे हम डायगोनली गए तो पैटर्न ही चेंज हो गया। इट्स क्लियर? इट मींस क्या हुआ, डिफरेंट डायरेक्शन हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी। देखो जब पैटर्न चेंज हो गया तो उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगी, अंडरस्टूड है? जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे थे ना, तो बेटा यहाँ जब हम ऐसे मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली तो कुछ अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी, जब हम डायगोनली जाएंगे तो कुछ अलग मिलेगी, क्योंकि उसकी पैटर्न ही चेंज हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू द रेगुलर अरेंजमेंट। इट्स क्लियर? वाइल इन केस ऑफ हमारे पास देखो क्या देखा गया बच्चों, यहाँ पे भी पार्टिकल्स हैं, नो डाउट, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या है, मान लो सपोज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है बच्चों। देखो इस तरह से कोई रेगुलर अरेंजमेंट इसमें नहीं देखा गया है। यहाँ पे पार्टिकल्स हैं आपके पास, राइट, ऐसे, लेकिन यहाँ पे कैसे इरेगुलरिटीज है, पार्टिकल्स में क्या है, इरेगुलरिटीज है ऐसे। ये भी एक पीस है किसका, एक सॉलिड का, लेकिन जब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की गई है तो क्या देखा गया, जब हम ऐसे चले हॉरिजॉन्टली मूव किया साइंटिस्ट ने तो उनको कुछ रफनेस मिली, ब्लू ब्लैक एक साथ मिल रहे हैं, कभी ब्लू ब्लू ही मिल रहे हैं, कभी ब्लैक ब्लैक ही मिल रहे हैं। फिर ऐसे डायगोनली क्रॉस किया
तो वहाँ पे वही देखा मिला कि पहले 2 ब्लैक मिल गया, फिर 2 ब्लू, फिर 1 ब्लैक, फिर 1 ब्लू, मतलब एक रैंडमनेस मिल रही है उनको। तो कहीं भी हॉरिजॉन्टली गए, वर्टिकली गए, डायगोनली गए, उनको ऑल डायरेक्शन हैज द सेम प्रॉपर्टीज देयर। इट्स क्लियर? आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि आइसोट्रोपिक, आइसो मीन्स सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन एंड आइसो मीन्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिस्टलाइन अमोर्फस के बीच के डिफरेंस का। यहां से बहुत बार क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में पूछा गया है, एमसीक्यू के फॉर्म में, असर्शन रीजन के फॉर्म में, है ना, तो या फिर डायरेक्टली वन लाइनर के फॉर्म में पूछा गया बच्चों। तो ध्यान रखना हमेशा क्रिस्टलाइन क्या है, एनाइसोट्रॉपिक है, क्योंकि रेगुलरिटीज है ना। जब प्रॉपर्टी डायरेक्शन चेंज करें तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है। वाइल इन केस ऑफ एमोर्फस में क्या देख रहे हैं कि कोई एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है ड्यू टू द इरेगुलरिटीज बिटवीन देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स। ये कैसा है, आइसोट्रॉपिक है। हम कहीं भी डायरेक्शन चेंज करें लेकिन हमको हर जगह एक जैसी रैंडमनेस देखने को मिल रही है। इट्स अ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, बट आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी को, ये तो हो गया एक प्रॉपर, हमने टेक्निकली बात करी, साइंटिफिकली बात करी। अब इसी एग्जाम्पल को हम एक अपने डेली लाइफ से एक लॉजिकल समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ना। कुछ बच्चे लॉजिकल ज़्यादा जल्दी से समझते हैं ना बच्चों मेरे, बताइए मेरे शेरों, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, लॉजिकली ज़्यादा इजीली समझते हैं, कुछ लोग टेक्निकली समझ लेते हैं, कुछ लोग साइंटिफिकली समझते हैं। सबका अलग अलग अपना माइंड सेट होता है, तो हम दोनों तरह से समझाने की कोशिश करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। देखिएगा, इन दोनों को मैं एक कॉमन एग्जांपल समझाता हूं जो हम सब लोग डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं अपने। जैसा देखिएगा, सबसे बेस्ट स्कूल की हम बात करते हैं, स्कूल हम सब लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, राइट। तो जब स्कूल में असेंबली होती है तो आप क्या देखते हैं, मॉर्निंग असेंबली में बच्चे बिल्कुल लाइन से एक प्रॉपर पैटर्न्स में लगे होते हैं, क्लियर, और एक क्लास वाइज सीक्वेंस होता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्रॉपर सेक्शन वाइज, प्रॉपर गर्ल्स अलग, बॉयज अलग, प्रॉपर एक मैनर में बिल्कुल होल असेंबली कंप्लीटली एक मैनर में अरेंज्ड होती है। इट्स क्लियर? अब सपोज टीचर ने क्या किया, चेक करने के लिए बच्चों के बीच से क्रॉस किए, वह बच्चों ने देखिए बच्चों ने शूज में पॉलिश किया है, प्रॉपर ड्रेस में है नहीं है, तो टीचर ने क्या किया, ऑब्जर्व करने के लिए बच्चों के बीच से बिल्कुल वर्टिकली क्रॉस किया। तो क्या देखा, जब वो बिल्कुल बीच से निकले, फ्रंट से निकले बच्चों के बीच से, उनके लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर रो देखी गई। मान लो सपोज ये सब 9th क्लास के बच्चे हैं, राइट में क्या है, सबके सब 10th क्लास के बच्चे हैं, और यू कैन से लेफ्ट में मान लो उनके सबके सब गर्ल्स हैं, तो राइट में सबके सब क्या है, बॉयज है, राइट। फिर टीचर ने क्या किया कि चलो ऐसे में क्रॉस किया, फिर उन्होंने हॉरिजॉन्टली क्रॉस किया बच्चों के बीच से, तो पैटर्न चेंज हो गया, एक 9th का, एक 10th का, एक 9th का, एक 10th का, इस तरह से चेंज हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, डायगोनली क्रॉस किया तो अलग ही पैटर्न मिला। आ रही बात समझ में? तो जस्ट लाइक दैट, इसका मतलब ऐसा क्यों होता है कि जैसे टीचर ने अपने डायरेक्शन को, मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो क्या हुआ, बच्चों का जो अरेंजमेंट था, उनका जो पैटर्न था वो भी चेंज मिल रहा है, और जब पैटर्न चेंज मिलेगा तो प्रॉपर्टी भी क्या मिलेंगे बेटा, चेंज मिलेंगे। इट्स क्लियर? अब बात करते हैं, तो यू कैन से दैट इज अ एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन। अब आपको ये चीज, आप उसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे, अब ज्यादा समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए अब बात करते हैं एमोर्फस की, बात करते हैं, स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। अब बात करते हैं इंटरवल के टाइम की, जब स्कूल में ब्रेक होता है ना, दिन में ब्रेक होता है, इंटरवल होता है, तो क्या हो, जैसे बेल बजी, सब बच्चे अपने क्लास से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। सब बच्चे क्लास से निकले और ग्राउंड में चले गए, सब प्ले ग्राउंड में चले गए, और सब बच्चे रैंडमली बैठ गए हैं, कोई खाना खा रहा है बैठ के, कोई लंच कर रहा है अपना, कोई बातें कर रहा है, कोई खेल रहा है समथिंग। अब टीचर चेक करने के लिए गया ग्राउंड में कि देख रहे हैं कोई स्पोर्ट्स टीचर है, मान लो उनकी ड्यूटी लगी, चलो देखो बच्चों को लड़ाई तो नहीं कर रहे आपस में, है ना। तो उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, एक बार ग्राउंड के बिल्कुल बीच से डायगोनली गए, एक बार हॉरिजॉन्टली गए, एक बार वर्टिकली गए, तो उन्होंने देखा हर जगह सेम एक जैसा ही रैंडमनेस मिल रहा है कि वहाँ पे भी बच्चे ग्रुप में बैठे हैं, इधर भी बच्चे मिक्स बैठे हैं, कुछ 9th के, कुछ 10th के, 11th के, मतलब पूरे ग्राउंड में एक जैसा रैंडमनेस हो रखा है, कोई प्रॉपर सीक्वेंस से ऑर्डर या क्लास वाइज कोई सिस्टमेटिक कोई ग्रुप नहीं है। इट्स क्लियर? तो वो क्या हो गया, क्योंकि रैंडमनेस है, तो टीचर कहीं से भी ग्राउंड में क्रॉस किया, वर्टिकली गए, डायगोनली गए, कैसे भी गए, लेकिन उनको हर जगह एक जैसा माहौल देखने को मिला। दैट इज अ लाइक अ एमोर्फस। क्लियर? तो दैट इज क्या कॉन्सेप्ट हो गया, वो आइसोट्रॉपिक हो गया। आइसो सेम, आइसो मीन सेम इन ऑल डायरेक्शन, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, वाइल एन आइसो नॉट सेम, जैसी डायरेक्शन चेंज की प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आई होप आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा बच्चों। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा, नहीं लगा, डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इट्स क्लियर? चलिए, तो ये बेटे बेसिक डिफरेंस हो गए थे किसमें, क्रिस्टलाइन में और एमोर्फस सॉलिड में। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, राइट। एग्जांपल्स की बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जांपल ही पूछता है कि बताइए एग्जांपल किसका है, एमोर्फस का है या क्रिस्टलाइन का है बच्चों। देखिएगा, तो ध्यान देना, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है इसको समझना, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूं एमोर्फस की बेटा, तो एमोर्फस के कुछ लिमिटेड स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, है ना, तो आप लिख लेना मेरे साथ साथ। हम एग्जांपल की बात करते हैं,
एग्जाम्पल्स, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा प्लास्टिक, दूसरा एग्जाम्पल है रबर, दिस इज कॉमन जो ब्रॉड एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल है बेटा ग्लास, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द एमोरफस, ये सब एमोरफस कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी रफ सरफेस की और स्मूथ सरफेस का, आपने ग्लास तो आपने सब लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे इस चीज से, कई बार ग्लास टूट जाता है, किसी भी टाइप का ग्लास आप देखो उसको बिल्कुल नुकीला सा रफ सरफेस आ जाता है, बिल्कुल आता है ना ग्लास के अंदर, ऐसे रबड़ के अंदर भी होता है। चेक करना, आप कभी रबड़ को काट के देखना तो आपको स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगी, वो थोड़ा सा रफ सरफेस मिलेगी आपको, राइट। अब देखो प्लास्टिक के फॉर्म में कई बार या रबड़ के फॉर्म में कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, है ना। जैसे प्लास्टिक में क्या बोलेगा, बताओ पीवीसी किसका एग्जाम्पल है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ घूम जाएंगे। अब जिनको देखने में कहता हूँ समझ के पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, जितना हम समझ के पढ़ेंगे तो कभी उसमें दिक्कत नहीं, रट के पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे, राइट। हमारे बच्चों ने खाली प्लास्टिक रटा है कि प्लास्टिक एमोरफस होता है, दैट्स ऑल, ठीक है ना, रबड़ और ग्लास रट लिए। अब एग्जाम में पूछ लिया व्हाट इज द पीवीसी, कि पीवीसी बताओ किस कैटेगरी में आएगा, एमोरफस में आएगा या क्रिस्टलाइन में, तो बहुत सारे बच्चे आप कंफ्यूज हो जाएंगे पीवीसी यार किस में आएगा किस में आएगा। बहुत सारे बच्चे यही फंस जाएंगे पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ना। पीवीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक तरह का पॉलीमर है ना, ये सब कैटेगरी होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड अलग से पूछता है, कई बार पूछ लेगा आपसे कि बताइए नाइलॉन क्या है ना, टेफ्लॉन क्या है, इस तरह से। तो ये सब क्या है, एक तरह के पॉलीमर्स होते हैं, आप लोग क्लास 12th में आप पढ़ेंगे बाद में, आपके पास चैप्टर है एक पॉलीमर्स के नाम से, है लास्ट चैप्टर है, तो वहाँ पे आप देखेंगे बाद में पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से पहले सेकंड लास्ट चैप्टर है आपके क्लास 12th में, क्या पॉलीमर्स। तो दीज पॉलीमर आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ एमोरफस, तो कई बार इस नाम से कंफ्यूज कर देता है आपको, ठीक है ना। रबर देखो कुछ नेचुरल रबर्स होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल रबर होती हैं। ऐसे बेटा ग्लास, आप समझिए ग्लास की बहुत डिफरेंट वैरायटी होती हैं, है ना, सिलिकेट ग्लास होते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्लास होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना, अगर कभी आपसे पूछा कि बताइए क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, अगर क्वार्ट्ज ग्लास पूछा है बेटा तब तो एमोरफस है, लेकिन सिंपल अगर क्वार्ट्ज बोला, जस्ट ओनली क्वार्ट्ज, अगर क्वार्ट्ज बोला है तो बेटा ये क्रिस्टलाइन का एग्जांपल है, ठीक है। ये लिख लेना, नोट कर लेना इसको। क्वार्ट्ज ग्लास, अगर क्वार्ट्ज के साथ ग्लास भी आया मतलब क्वार्ट्ज ग्लास एग्जांपल ऑफ एमोरफस, सिंपल क्वार्ट्ज इज द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन, क्लियर हुआ। तो आई थिंक आपको बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन के एग्जांपल, बेटा इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मालूम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, ग्रेफाइट, है ना, पूछेगा डायमंड, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल है। उसके अलावा से जितने भी कंपाउंड पूछेगा, मान लो पूछ लिया NaCl बताइए, KCl क्या है, CaCl2, जितने भी केमिकल कंपाउंड जनरली सब किसके अंदर आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आते हैं। इससे क्लियर। जैसे पूछ लिया बताया बेंजीन क्या है, C6H6 किसका एग्जांपल है, नेफ्थलीन क्या है, एंथ्रासीन क्या है, तो सब किसके एग्जांपल है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के। तो मतलब इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसके कुछ लिमिटेड एग्जांपल हैं जिनको याद रखना आसान है। इससे क्लियर। तो बस इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, या तो एग्जांपल से भी क्वेश्चन पूछेगा, बताइए एग्जांपल किसका है, MCQ बना देगा कई बार, है ना। अब इससे देखो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं आपको PDF के फॉर्म में इसी लेक्चर के नीचे, इसी वीडियो के नीचे आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इनको आराम से और डाउनलोड करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे क्लियर। आई होप आपको बेटा यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। चलिए अब देखिएगा आगे की बात करते हैं। अब इसमें आगे क्या है, यहाँ तक सबको समझ आ गया ना। अब देखो इसमें एडवांस, हम आगे एडवांस पढ़ते हैं बेटा। अब एडवांस क्या है इसको समझना ध्यान से। अब क्या देखा गया, अभी तक हमने क्या देखा कि सॉलिड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। क्या किया, सॉलिड इज क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। कौन कौन सा, क्रिस्टलाइन और एमोरफस। किसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया था साइंटिस्ट ने, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स, राइट। क्या किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दूसरा क्या था बच्चों, एमोरफस सॉलिड, राइट। तो ये आपको अभी पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब ध्यान देना, हम आगे की बात करते हैं। देखिए अभी अब इसमें एक और नई चीज हम सीखने वाले हैं, देखिए मजा आने वाला है। अब एक और नई चीज आने वाली है, एक और एडवांस आने वाला है जो शायद हमने वो भी नहीं सुना होगा, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है अभी कि अमोरफस सॉलिड का बेटा फर्दर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होता है, राइट। इसका बस आपने डेफिनेशन याद रखी, इसकी प्रॉपर्टीज आपको बता दी मैंने और एग्जांपल्स याद रखेंगे, क्लियर। यहीं से क्वेश्चन बनेगा। बट हियर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ फर्दर क्लासिफाइड। देखिए बच्चे इंटरेस्टिंग नई चीज आने वाली है रे बच्चों, रेडी हो जाइए आप लोग बिल्कुल एनर्जी के साथ। अभी हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज, लेकिन उससे पहले बात करेंगे फोर कैटेगरी किस बेस पे क्लासिफिकेशन की। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका बेस होगा, कुछ ना कुछ उसका फैक्टर्स होंगे जिसके बेस पे हम इसको फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, क्लियर। तो देखेंगे, बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ फर्दर क्लासिफाइड
ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेज। जैसा कि देखो हम सब लोग जानते हैं बेटा, डिफरेंट सॉलिड डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं। सम सॉलिड्स आर मेड अप बाय द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो जब पार्टिकल डिफरेंट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम आल्सो डिफरेंट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फोर्सेज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? 4 कैटेगरीज। और वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं बड़े ध्यान से देखिए, समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। एंड सेकेंड वन इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड। आप मेरे साथ साथ उसको नोट बनाइए, शॉर्ट नोट बनाइए, इसी तरह का फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेक्स्ट है बच्चों कोवेलेंट सॉलिड, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज अ मेटालिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड है? मेटालिक सॉलिड। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स व्हिच आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अकर बिटवीन देम। दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, राइट? मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड बच्चों मेटालिक सॉलिड। अब देखेंगे कोवेलेंट सॉलिड को बच्चों एक और नाम से बोलते हुए ध्यान देखना। कोवेलेंट सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। क्या बोला है? कोवेलेंट सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड इज फर्दर क्लासिफाइड। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप मेरे साथ साथ इस फ्लो चार्ट को बनाते रहिए बच्चों, ठीक है मेरे शेरों। तो ये सब कुछ देखो कितना आसान है, कुछ नहीं मुश्किल लगने से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आराम से अगर सुनोगे समझोगे, सीक्वेंस से पढ़ेंगे, प्रॉपर साथ में फ्लो चार्ट बनाएंगे, समझेंगे, 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आई श्योर, राइट? तो देखिएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर इज हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप बेटा। कौन कौन से होता है? आपने चीज सुना होगा, ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड वन इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इससे क्लियर? तो दिस इज द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सब किसके बेस पे क्लासिफिकेशन हुआ है कि जिस चीज से मिलकर वो सॉलिड बने हैं उनके बीच में डिफरेंट टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फोर्सेज क्रिस्टलाइन सॉलिड इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इट्स क्लियर? दिस इज फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, अब हम बात करेंगे कि आयोनिक सॉलिड का कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हैं, कोवेलेंट सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या, मतलब किससे बने हैं, और मेटेलिक सॉलिड किससे मिलकर बने हुए हैं। तो इसको हम अलग से मैं इसको प्रॉपर एक टेबल के फॉर्म में अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि इनके हम बात करेंगे कांस्टेंट पार्टिकल कौन सा है, फोर्स कौन सा लगेगा, इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन कौन, बीच में फोर्स कौन सा एग्जिस्ट करेगा। थोड़ा सुनिए ध्यान से, आपको पहली बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, फिर हम इसको प्रॉपर एक पूरी टेबल के फॉर्म में, चार्ट से फॉर्म में उसको समझेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट? एग्जाम्पल के साथ देखिएगा, नाम से ही पता लग रहा है आयोनिक सॉलिड किससे मिलकर बना होगा? आयन से। और आयंस आर ओनली 2 टाइप्स, कैटायंस और एनायंस। तो फोर्स कौन सा लगेगा उनके बीच में? अंडरस्टूड है ना? जो चीज आयन से बनी होगी तो फोर्स कौन सा लगेगा? बोलो जरा, बताइए बच्चों, कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आयन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा होगा, है ना? तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है इनके? आयंस है। ऐसी ही बात करेंगे बेटा मॉलिक्यूलर की, देखो नाम से ही पता लग रहा है, मॉलिक्यूलर का कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स को देखो हमने फर्दर क्लासिफाइड किया कि मॉलिक्यूलर तो हैं बट ये डिफरेंट टाइप के देखे गए, पोलर हैं, कुछ नॉन पोलर हैं, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। पोलर आप सब जानते हैं, इसमें पोल डेवलप हो जाएंगे। पोल डेवलप कब होंगे? जब जो आपस में बॉन्डिंग हो रही है या जो आपस में एटम आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, अगर दोनों की नेगेटिविटी डिफरेंस है बेटा, बोथ हैव द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन मॉलिक्यूल बिकम द पोलर। लेकिन अगर दोनों की नेगेटिविटी सेम है तो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। और हाइड्रोजन बॉन्डेड बेटा यूनिक है बेटा, है ना, जिसमें आपको पता है लिमिटेड एग्जांपल है। जैसे हम सॉलिड की फॉर्म में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सॉलिड CO2 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द किसका? सो नॉट सॉलिड CO2 बट सॉलिड CO2 की जब बोलेंगे क्या? सॉलिड क्या? आइस है ना, आइस की बात करते हैं। चलो वाटर की बात करते हैं, आइस की फॉर्म में, आइस वाटर, है ना, वाटर इन द फॉर्म आइस की फॉर्म में जो वाटर है ना, वहां पे कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर ना? यस। उसके अलावा और भी हैं, HF हो गया आपका, अमोनिया हो गया। लेकिन अगर हम उनको सॉलिड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सब कुछ को देखो, जिन भी मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं सब किसके फॉर्म पर है? उसको हम सॉलिड के फॉर्म में बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर? चलिए, तो ऐसे ही हम बात करेंगे। तो इसके सबके मॉलिक्यूल्स क्या है, इनके पार्टिकल्स, चाहे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स हो, इन सब के कांस्टेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं।
फोर्स कौन कौन देखो जो पोलर है इसमें फोर्स लगेगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, राइट, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। नॉन पोलर के बीच में बेटा फोर्स कौन से लगते हैं, वंडरवाल फोर्स से लगते हैं, लंदन फोर्स से लगते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ही फोर्स होता है, क्योंकि बॉन्ड बेसिकली फोर्स है, बॉन्ड इज टाइप ऑफ द फोर्स। क्लियर। देखो कोवेलेंट की बात करते हैं, कोवेलेंट सॉलिड के जो बेटा कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं। क्या होते हैं, एटम। देखो एक चीज आपने देखा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड को एक और अदर नाम से बोला गया, कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा होगा, आइडिया मिल रहा है। नेटवर्क का मतलब जहाँ पे बहुत सारे एटम्स आपस में ज्वाइंट होकर बहुत बड़ा एक नेटवर्क बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, सोचो जरा। ऐसा क्या है कि जिसमें एटम एटम मिलकर बहुत सारा नेटवर्क बना रहे हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा डायमंड, है ना। सब लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th क्लास में, डायमंड हो गया या ग्रेफाइट हो गया, इस बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कोवेलेंट सॉलिड। फोर्स कौन से लगेंगे, कोवेलेंट फोर्स ही लगते हैं बेटा इनके बीच में, राइट। देखो यहाँ तो फोर्थ वन इज मेटेलिक सॉलिड, नाम से ही पता लग रहा है मेटेलिक सॉलिड का मतलब मेटल्स की बात हो रही है। और मेटल्स के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होते हैं, मेटल ही होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पॉजिटिव मेटल बेसिकली क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं बेटा। तो हम कहेंगे पॉजिटिव मेटल आयंस, जो कांस्टेंट पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव मेटल्स आयंस इन सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। याद रखेंगे इस चीज को। हम कहते हैं ना मेटल इज अ वेरी गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन और डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव मेटल्स आयंस इन द सी ऑफ द डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ये उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, राइट। फोर्स कौन सा लगेगा, मेटेलिक फोर्सेस। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस एंड वी कैन कॉमन क्लासिफिकेशन व्हिच इज फर्दर क्लासिफाइड ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको हम फर्दर एक टेबल के फॉर्म में देखेंगे और क्लियर हो जाएगा कि एलिमेंट, वैसे मैंने आपको इनको एक्सप्लेन कर दिया है कि किसके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है, फोर्स कौन से लगेंगे इनके बीच में। एग्जांपल्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे तो जितने बेटा आयोनिक कंपाउंड NaCl, KCl, CaCl तो सब एग्जांपल्स हैं। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप बेटा आपको यहाँ तक समझ में। इसको हम फर्दर एक टेबल के फॉर्म में बात करेंगे, ठीक है। उसको पूरे को मैं फिर टेबल्स के फॉर्म बनाता हूँ आपको एक चार्ट के फॉर्म में, तो वहाँ से मैं एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आयोनिक है, उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है, फोर्स कौन से लग रहे हैं, एग्जांपल्स क्या है। तो ये और इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ तक नोट करिए इसको, अगर नोट नहीं किया है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर। तो देखिए बच्चों, जैसा कि अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि जो हमारे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, राइट, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड आर 4 टाइप्स: ionic solids, molecular solids which are further classified polar molecular, non-polar molecular and hydrogen bonded. It's clear. And third one is a covalent which is also called network solid and last one is a metallic solid. Clear. अब बात करते हैं इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स के, वन बाय वन समझना ध्यान से। देखिएगा आयनिक सॉलिड का कांस्टेंट पार्टिकल बेटा आयंस होते हैं, हम सभी जानते हैं, पॉजिटिव आयंस होता है और एक नेगेटिव आयंस होता है। इट्स क्लियर। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के लगने वाला जो फोर्स है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी हम सब लोग जानते हैं। क्लियर। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, ध्यान से समझना, वो हमेशा हार्ड है, बट हार्ड कैसे हैं, ब्रिटल हार्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिटल, ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े 10th क्लास में। ब्रिटल मींस इसको अगर हैमरिंग करें, उसको फोर्स करें तो सॉलिड है बट ब्रेक इनटू पीसेस, टूट जाता है। मेल्ट नहीं मतलब आपका बैंड नहीं होगा या फोल्ड नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, टूट जाएगा। दैट इज अ ब्रिटल। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, आयनिक कंपाउंड्स है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इनका। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज समझना ध्यान से, आयनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट इन सॉलिड स्टेट। लेकिन अगर हम इनको एक्वस में और किस में डालेंगे, अगर हीट करेंगे या एक्वस में डालते हैं तो बेटा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस और मॉल्टन स्टेट। तो ध्यान रखना, आयनिक सॉलिड जब तक वो सॉलिड फॉर्म में है तब तक तो बेटा पुअर कंडक्टर्स है, लेकिन जैसे आप उनको एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे या उनको थोड़ा हीट करके मेल्ट करोगे तो वो क्या हो जाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखना, राइट। एग्जाम्पल की बात करें, देखो NaCl हो गया, KCl, ZnS, है ना, LiF, लिथियम फ्लोराइड, बेरियम सल्फेट, एक्स्ट्रा बहुत सारे आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल आप सब जानते हैं, राइट। अब बात करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड कौन सा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम से पता है मॉलिक्यूलर सॉलिड का कांस्टेंट पार्टिकल्स बेटा मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन मैंने कहा ये फर्दर क्लासिफाइड है। इसमें कुछ पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड हैं, कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। तो जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बेटा उसका कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल ही होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आल्सो कांस्टेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड का मॉलिक्यूल ही है बेटा, लेकिन फोर्सेज में डिफरेंस लगेंगे, ध्यान देना।
जो पोलर मॉलिक्यूल है बेटा उनमें फोर्स लगेगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइपोल डाइपोल मींस दो पोल आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल समझे ध्यान से, सपोज हम एक HCl की बात करते, देखो HCl की बात करते हैं तो H और Cl के दोनों के नेगेटिव डिफरेंस है बेटा, तो ये हो जाएगा पार्सली नेगेटिव, ये पार्सली पॉजिटिव, ऐसे भी पार्सली पॉजिटिव पार्सली नेगेटिव। देखो यहाँ पे दो पोल डेवलप हो गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल है, तो दो को हम क्या साइंस में क्या टू को बोलते हैं डाई, ठीक है ना। ये बन गया डाइपोल, ये भी दूसरा डाइपोल, तो इनके बीच में इंटरेक्शन लगेगा ना, क्योंकि नेगेटिव वाला पोल इसका नेगेटिव वाला पोर्शन इसके पॉजिटिव वाले पार्ट से इंटरेक्ट करेगा, तो इसका इसलिए इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि डाइपोल डाइपोल क्यों बोला है, क्योंकि क्या है पोलर है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, भी पोलर मॉलिक्यूल है, हम सॉलिड की रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, समझना ध्यान से। तो फोर्स लगेगा कौन सा, या कौन से बॉन्डिंग की बात करेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, राइट। ऐसे ही नॉन पोलर के बीच में क्या होगा बेटा, डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस होते हैं, क्योंकि वहां पे कोई पोल्स तो है नहीं, कोई चार्ज तो है नहीं, लेकिन एक न्यूक्लियस के दूसरे इलेक्ट्रॉन पे, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पे और दूसरे एटम के न्यूक्लियस का पहले वाले के इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस, साइंटिस्ट के नाम से है। एंड लास्ट आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टाइप का फोर्स होता है, क्लियर। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है बेटा। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड बेसिक जनरली बेटा सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इंसुलेटर्स होते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इट्स क्लियर, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दी प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो याद रखेंगे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि हम सॉलिड के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो केवल मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान देना, क्लियर। और इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब विच डू नॉट अलाउ करंट पास थ्रू देम, उसके अलावा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो जैसे सॉलिड CO2 हो गया, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, ये नॉन पोलर हो गया। लेकिन आइस क्या है, वाटर, वाटर को फ्रीज करें तो आइस बनेगा बेटा, लेकिन वो पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, हालांकि वो हाइड्रोजन बॉन्डेड का भी एग्जांपल हो जाएगा, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वैसे हम HCl की बात करेंगे और एग्जांपल यहाँ पे आर्गन भी आ जाएगा, मान लो ये वाला, अगर हम सॉलिड की फॉर्म में बात कर रहे हैं तो वो सब इसके एग्जाम्पल हो, क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा कोवेलेंट सॉलिड। देखो कोवेलेंट इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क, जैसे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हूँ थोड़ी देर पहले अभी, कि नाम से ही पता लग रहा है कोवेलेंट तो है, लेकिन साथ में नेटवर्क का मतलब इसमें मतलब बहुत सारे एटम आपस में नेटवर्क के फॉर्म में जुड़े हैं, तो इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है, हमेशा एटम्स होते हैं, और बहुत सारे एटम्स बेटा आपस में जुड़े हैं किसके थ्रू, कोवेलेंट फोर्स के थ्रू। हम बोलते हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड, तो अगर आपको याद होगा कोई आपसे पूछे व्हाट इज द बॉन्ड, तो बॉन्ड बेसिकली क्या है, बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ फोर्स व्हिच होल्ड टुगेदर टू और मोर देन टू एटम्स, है ना, टू गेन स्टेबिलिटी। तो बेटा बॉन्ड भी एक टाइप के फोर्स होते हैं, तो याद रखना कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड के अंदर फोर्स कौन सा लगता है, कोवेलेंट फोर्स लगते हैं, उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हैं, सिंपल एटम्स हैं। अब बात करते हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं देखिएगा इनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, वेरी हार्ड होते हैं, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोवेलेंट यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार, जेईई मेंस में आ चुका है, लास्ट टाइम क्वेश्चन अभी आया था, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो वेरी हार्ड होते हैं, दूसरी बात हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि हार्ड है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बेटा, समझना ध्यान से। अब यहाँ पे एक चीज को बड़े ध्यान से समझना, आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इसके एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। यहाँ पे डायमंड ग्रेफाइट इज एग्जांपल ऑफ दिस बेटा, तो डायमंड में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता है ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, कि ग्रेफाइट क्या है, कोवेलेंट नेटवर्क है, हार्ड भी आपको पता है, हार्ड डायमंड और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, आप सब लोग क्लास 10 से पढ़ के आ रहे हैं, राइट। इसलिए हमने क्या लिखा, वेरी हार्ड होते हैं। डायमंड इज अ नॉन हार्डेस्ट थिंग इन द नेचर, राइट। तो डायमंड का वेरी हार्ड डायमंड होता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसे ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत भले सॉफ्ट होता है, बट मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ग्रेफाइट का, क्लियर। क्वार्ज हो गया आपके पास, लेकिन यहाँ पे हम ग्रेफाइट के बारे में एक बात बता रहा हूँ आपको मैं, जैसे हमने बात करी यहाँ पे कि दीज सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेटा, तो याद रखें ग्रेफाइट यहाँ पे एक्सेप्शन केस है, आपको पता है ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन, तो दैट पाई बॉन्ड इज लूजली अटैच्ड, एक्ट एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये गुड कंडक्टर होता है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, राइट। अब बात करते हैं लास्ट सॉलिड के बारे में, दैट इज अ मेटेलिक सॉलिड बेटा। तो मेटेलिक सॉलिड में मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है, पॉजिटिव आयंस है। मेटल हमेशा क्या होता है, जनरली पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल रहते हैं, तो पॉजिटिव आयंस इन सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, या यू कैन से डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। मोबाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन विच इज अ मूविंग, तो आपको पता है मेटल हम बोलते हैं ना, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यू कैन से फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, उसमें हम बोलते हैं ये उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स है, मतलब यू कैन से मेटल ही उसके कांस्टेंट पार्टिकल पॉजिटिव फॉर्म में इन द सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फोर्स की बात करेंगे बेटा, या तो मेटेलिक फोर्स है, दूसरा हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन इनके बीच में होता है, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन फोर्सेज इनके बीच में वर्क करते हैं, किसके बीच में, मेटेलिक सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में। अब बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड की प्रॉपर्टी, हम सभी जानते हैं
मेटल जो है सॉफ्ट से लेके हार्ड तक होते हैं। जो सोडियम पोटेशियम की बात करेंगे तो वेरी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, आयरन की बात करते हैं तो काफ़ी हार्ड होता है। प्लेटिनम की बात करते हैं, पैलेडियम की बात करते हैं तो हार्ड है। तो हम कहेंगे मेटल्स क्या है, सॉफ्ट टू हार्ड है, और मेल्टिंग पॉइंट भी लो मेल्टिंग पॉइंट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट तक भी है। जो सॉफ्ट मेटल उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, लेकिन जो हार्ड मेटल का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत, जैसे टंगस्टन आपने पढ़ा, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए टंगस्टन का यूज किस में करते हैं, फिलामेंट ऑफ बल्क में करते हैं। इससे क्लियर, तो कहेंगे मेटल की प्रॉपर्टी का रेंज में आ रही है कि मेटल सॉफ्ट भी से भी होता है और हार्ड भी होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बहुत सारों का हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। अब एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं, ऑल मेटल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक सॉलिड एंड देयर एलॉयज। आई होप आपको बिल्कुल एक पिक्चर क्लियर हो गया होगा बेटा, कि अब यहां तक हमने पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की बात करी है कि सॉलिड को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है, किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या हैं, उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, उनके एग्जांपल्स क्या है और बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल एक क्लियर हो गया होगा कि इनिशियली सॉलिड को हमने दो टाइप में क्लासीफाई किया, किसके बेस पे किया, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर क्लासीफाइड किया, अमोर्फस का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अगर इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया, 2-3 बार ढंग से देख लिया और शॉर्ट नोट बना दिया तो आपका बिल्कुल एक क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा आसानी से आप कर सकते हैं। आई श्योर दैट अगर आपने ध्यान से सुना होगा और ध्यान से समझने की कोशिश करी होगी तो, अगर फिर भी समझ आप इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, और इसके बाद मैंने जैसे आपसे कहा था, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, और ये सबके लिए हेल्पफुल है, राइट, चाहे बोर्ड का बच्चा हो या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम का बच्चा हो। इट्स क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो गया बच्चा। तो चलिए, अब आपको क्या लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, आपको ये क्लास, ये लेक्चर कैसे लगा, क्या क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जरूर आप कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, सभी बच्चों का भला होगा, तो इससे आप लोगों को फायदा जरूर मिलेगा। क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, इसको पढ़िए, है ना। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।